गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। तो चैप्टर नंबर 2 में अपन स्थिर विद्युत विभव के बारे में पढ़ रहे थे। स्थिर विद्युत की और धारिता चैप्टर का नाम था। उस पर अपन ने लगभग विद्युत विभव के जो बेसिक इंट्रोडक्शन था अपन ने 2 क्लास से लगभग पढ़ चुके थे। आज अपन थर्ड क्लास की बात करते हैं, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा बिंदु आवेश के कारण विभव। तो सबसे पहले आपने ये जान लिया कि विभव कैसे कहते हैं, तो मैं एक बार विभव को भी डिफाइन कर लेता हूँ कि अनंत से किसी बिंदु आवेश तक या अनंत से किसी बिंदु पर आवेश को लाने में किया गया कार्य होता है, वो क्या होता है, एक विभव के रूप में होता है। यानी कोई अनंत बिंदु था, अनंत बिंदु से अपन किसी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, किसी आवेश को ला रहे हैं, यानी उसको क्या कर रहे हैं, किसी आवेश को ला रहे हैं अनंत बिंदु से एक बिंदु पर। तो उस आवेश को लाने में जितना अपन को कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, उसका स्थितिज ऊर्जा के रूप में या विभव के रूप में संचित हो जाता है। तो वही कहलाता है अपना विद्युत विभव। मैं पहले डेफिनेशन में भी आपको लिखा चुका हूं। आज अपन बात करेंगे कि क्या बिंदु आवेश के कारण विभव। तो बिंदु आवेश के कारण विभव इंग्लिश में बोलते होते पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी कोई भी आपके पास एक बिंदु आवेश है और उस बिंदु आवेश के कारण आप क्या क्या निकाल चुके हो, पहले आप एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हो, उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हो। तो ये आप पहले से ही जानते हो कि कोई भी बिंदु आवेश होता है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है। फिर आप निकाल चुके हो क्या कि कोई भी बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण अब अपन को क्या निकालना है, विभव। तो विभव जब अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाए तो विभव कैसे निकालते हैं ये भी आप फॉर्मूला निकाल चुके हो। क्लियर। तो वो मैं पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो, जब कोई पॉइंट चार्ज होता है, मान लो ये आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण आपको पी बिंदु पर क्या निकालना है, कोई विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आप जानते हो वो विद्युत क्षेत्र आप पहले ही निकाल चुके हो, कितना आता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कितना आता है, आर स्क्वायर। यदि ये दूरी कितनी है, आर है, और इसकी डायरेक्शन करें तो आर कैप या एक्स हो तो एक्स कैप। ठीक है। तो इसकी दिशा क्या होगी, यदि ओ है तो इसकी दिशा क्या होगी, ओ से पी की ओर, ओ से पी की ओर। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर अपन ने विद्युत विभव पढ़ा है। तो विद्युत विभव में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि V इज इक्वल टू माइनस का अनंत से किसी बिंदु तक, ठीक है, अनंत से किसी बिंदु r तक लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता। तो यहाँ पे क्या आया था, E वेक्टर डॉट का dr वेक्टर। यदि आपके पास E वेक्टर है तो उसका आप समाकलन करके क्या निकाल सकते हो, विभव निकाल सकते हो। ठीक है। तो मैं यही कंसेप्ट यहाँ पे इस डेरिवेशन में आपके काम में लूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो डायग्राम समझते हैं, फिर उसकी थ्योरी लिखते हैं, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। तो अपन को क्या निकालना है ये आपको पता लग गया कि कोई भी बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है, आपको विभव निकालना है। क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं इसका। विभव निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पे कोई बिंदु ओ बिंदु था, यहाँ पे क्या था, कोई क्यू आवेश था, यहाँ पे क्या था, कोई क्यू आवेश था, क्या था, क्यू आवेश था, और ये बिंदु कौन सा था, ओ बिंदु था। यहाँ पे मैं एक ऐसा एक एक्सिस बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मान लिया P, यहाँ पे एक पॉइंट क्या मान लिया मैंने, P। तो यहाँ पे क्या, ये इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी मैं मान लेता हूँ कितनी, R। इसकी दूरी मैं कितनी मान लेता हूँ, R। यानी क्या है, आपके पास कोई भी बिंदु आवेश है O पर क्या है, बिंदु आवेश है Q। आवेश कितना है, Q। कौन से पॉइंट पर है, O बिंदु पर। यहाँ से R दूरी पर बिंदु P है, वहां पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। अब जब आपको पता है कि विद्युत विभव निकालना है तो विद्युत विभव किसे कहते हैं, कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यानी यहाँ पे आप मान लेते हो, आप अपन एक मानते हैं परीक्षण आवेश। क्या मानते हैं, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश आप जानते हो क्या होता है, पहले बता चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक परीक्षण आवेश है, यहाँ पे ए पॉइंट पे है, यहाँ पे मैंने एक मान लिया क्या है, आपके पास परीक्षण आवेश है। क्या है, यहाँ पे आपके पास ये परीक्षण आवेश है क्यू नॉट। क्या है, क्यू नॉट। यदि मैं यहाँ से इसकी दूरी मानूं तो ये कितनी है आपकी, एक्स। ये यहाँ से परीक्षण आवेश की दूरी कितनी है, बिंदु ए से परीक्षण आवेश की दूरी ओ तक कितनी है, यहाँ पे एक्स है। यहाँ पे मान लो कि ये बिंदु ए आपका कहाँ है, यहाँ पे। क्लियर, ये हो गया क्लियर। अब मुझे ये बताओ, यदि आपको f की डायरेक्शन निकालनी है, इस बिंदु आवेश के कारण यदि f की डायरेक्शन निकलेगी तो भी आपका क्या होगा, f इधर ही होगा। यदि आपको E निकालोगे तो भी क्या होगा, आपका E की डायरेक्शन निकालोगे, कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश, यानी दिशा बाहर जाते हुए, तो बाहर जाते हुए भी क्या होगी आपकी, इसी डायरेक्शन में होगी। क्लियर। तो ये सबको क्लियर है, बताओ जो मैंने डायग्राम बनाया है वो क्लियर है। सबसे पहले क्या लिया, बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश लिया Q, उस आवेश का मान कितना है Q, उससे R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। इसकी गणना करने के लिए मैंने क्या किया, एक परीक्षण आवेश लिया Q नॉट। ए बिंदु पर क्या मैं ले लिया, मैंने कोई परीक्षण आवेश ले लिया। इस A की O से दूरी कितनी है, x। अब मैं क्या करूंगा, इस Q नॉट जो परीक्षण आवेश है इसको मैं बिंदु P पर लाऊंगा। क्या करूंगा, इसको बिंदु में P पर लाऊंगा। तो इसको बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य कितना होगा, वो कार्य अपन को निकालना है। तो आप क्या निकाल सकते हो, विभव अपना फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ जल्दी से। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देखो, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि यदि इसका डायरेक्शन देखेंगे तो एक्स कैप ले लेंगे, एक्स दिशा में, इसलिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले इसकी थ्योरी। तो देखो थ्योरी में क्या आएगा, माना कि बिंदु O पर, माना कि
माना कि निर्वात में बिंदु O पर Q आवेश स्थित है, Q आवेश स्थित है। इस आवेश के कारण बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु आवेश के कारण, देखो डायग्राम की थ्योरी आपको बना के लिखनी है। इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। ठीक है, फिर क्या लिख सकता हूं, O से P की दूरी कितनी है, O से P की दूरी, O से P की दूरी कितनी है, R है। कितनी है, R है। अब और क्या लिख सकता हूं मैं, अब माना कि A बिंदु पर क्या है, कोई परीक्षण आवेश है, माना कि, और यहां पे लिख लेता हूं, माना कि, या फिर ऐसे लिख सकते हो, विभव ज्ञात करने के लिए कैसे लिख सकते हो कि हमें क्या करना है, इस प्लस O बिंदु के कारण P, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने के लिए अपन जानते क्या है कि कोई भी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालना होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि विभव निकालने के लिए हमें अनंत से अनंत यानी अपन ने कौन सा आवेश दूरी मान ली, अपन ने x दूरी पर। ठीक है, तो विभव निकालने के लिए हमें अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी। बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी, कार्य की गणना करनी होगी, कार्य का मान निकालना होगा। ऐसे लिख लो, कार्य का मान निकालना होगा। ठीक है, तो देखो ये जो डायग्राम की थ्योरी थी वो लिख ली, और यहाँ पे मान लिया कि बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, एक परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। तो बिंदु O से A की दूरी, बिंदु O से A की दूरी, बिंदु O से A की दूरी कितनी है आपकी, x है, x है। क्लियर, तो देखो ये आपको क्लियर हो गया, जो मैंने थ्योरी लिखी है वो क्लियर हो गई। सबसे पहले क्या लिखा मैंने कि O बिंदु पर कोई Q आवेश स्थित है। तो देखो माना कि निर्वात में बिंदु O पर क्या है, Q आवेश स्थित है। इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। ये हमने बिंदु P माना, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, विभव की गणना करनी है। किस आवेश के द्वारा, इस बिंदु आवेश Q के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे यदि आपको ये कंफ्यूज कर रहा हो तो ऐसे लिख लो, ये आवेश का मान कितना है, Q है। ठीक है, फिर क्या लिखा मैंने, O से P की दूरी कितनी है, O से P की दूरी कितनी है, R है। फिर मैंने लिखा है कि विभव निकालने के लिए आप जानते हो कि विभव कैसे निकालते, तो विभव निकालने के लिए जो किया गया कार्य है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि विभव का मान, कार्य का मान निकालना होगा। तो बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश माना है Q0, जो बिंदु O से A की दूरी कितनी है, x दूरी पर है। यह परीक्षण आवेश कितना है, x दूरी पर है। अब मुझे बताओ इस थ्योरी में कुछ भी आपको कंफ्यूजन है क्या, नहीं है? तो एक बार डायग्राम बना लीजिए, ये थ्योरी लिख लीजिए, फिर इसका मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए, फिर मैं इसका डेरिवेशन आपको करवाता हूं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए। ठीक है, देखो जो थ्योरी है वो आपको बना के लिखनी है, ना मेरी लिखाई हुई लिखनी है। आपको एग्जाम में जब भी थ्योरी लिखते हो तो जरूरी नहीं कि जो मैंने थ्योरी लिखाई वही लिखो, आप अपने अकॉर्डिंग जो डायग्राम में समझे हो उस डायग्राम को समझते हुए आप जो भी थ्योरी लिख सकते हो वो लिखिए। ठीक है, तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन इसके डेरिवेशन पर आते हैं। थ्योरी लिखनी होगी तो थ्योरी लिखने वाला काम देखो, वैसे तो कोई टीचर थ्योरी लिखवाता भी नहीं है, बट फिजिक्स का रूल होता है कि थ्योरी है वो जितनी डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस है उतना ही थ्योरी का इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आपने जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को यदि आप थ्योरी से नहीं समझाओगे तो वो मीनिंगलेस है, वो डायग्राम ऐसा लगेगा कि आपका रटा हुआ है। तो ऐसा काम नहीं करना है, जो भी आप डायग्राम बनाते हो उसका थोड़ा सा थ्योरी में एक्सप्लेन करके बता दो कि भाई ये चीज इसमें ये शो कर रही है। क्लियर, अब अपन बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन में होगा इसका अपन करते हैं कि आप जानते हो ये अपना क्या है, कोई बिंदु Q पर क्या है, कोई आवेश स्थित है। कौन सा आवेश है, बिंदु आवेश है। यहाँ पे क्या है आपका, कोई परीक्षण आवेश है। क्या मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ, क्या बताऊं, क्या मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ क्या? यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिख सकता हूँ, बिंदु आवेश के कारण हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी। तो देखो जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये आप पहले से जानते हो कि कोई भी बिंदु आवेश होता है उसकी दूरी क्या है, उस बिंदु आवेश से इस परीक्षण आवेश की दूरी कितनी है, x। यानी अपन कैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप अच्छे से निकालना जानते हो। कैसे निकालते हैं? पहले इन दोनों के बीच का बल निकाला था, बल कितना आया था F क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर आया था। फिर E इज इक्वल टू क्या होता है F बाय क्यू, तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाता है तो परीक्षण आवेश वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप पहले से जानते हो कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है KQ बाय आर स्क्वायर, KQ बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि बिंदु आवेश की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E वेक्टर कितना होगा आपके पास 1 देखो निर्वात की बात करें तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पास क्यू आर स्क्वायर और यहाँ पे डायरेक्शन लिखे तो क्या आ जाएगी इसकी एक्स कैप। अब ये एक्स कैप कौन सी डायरेक्शन है? ओ से ए की ओर। क्या है इसकी डायरेक्शन? क्या है? ओ से ए, ओ से ए की ओर। क्लियर। अब मैं बात करता हूं कि देखो ये तो अपन ने क्या निकाल लिया? ई निकाल लिया। अब आपको जब आपके पास ई निकल गया इसका मतलब आप विद्युत विभव निकाल सकते हो। विभव का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि विभव की परिभाषा के अनुसार क्या लिखोगे यहाँ पे? विभव की परिभाषा के अनुसार तो यानी डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है? विभव की परिभाषा क्या कहती है कि जो विभव होता है वो क्या होता है आपका? जो विभव होता है वो क्या होता है? विभव की परिभाषा के अनुसार ऐसे लिख सकते हो बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है आपको क्या निकालना है? विभव। तो विभव का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका E वेक्टर और यहाँ पे क्या आएगा? देखो dr आता था, अब dr ना होकर अपन ने दिशा कौन सी ली है? x। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx। अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज क्या ध्यान रखनी है अपन ने यहाँ पे मिस्टेक की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है KQ बाय आर स्क्वायर। तो देखो अब अपने पास इस आवेश और इस आवेश के बीच दूरी कितनी है? x है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x स्क्वायर आएगा, ना कि आर स्क्वायर। क्या आएगा आपका? x स्क्वायर। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो आवेश के बीच की दूरी होती है वो आती है। तो दो आवेश के बीच की दूरी कितनी है? क्यू और क्यू नॉट के बीच है एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस ये वाला जो आवेश है यानी ये क्या है आपका कोई परीक्षण आवेश है, मान लिया कि अनंत पे था, उस आवेश को मैं कहाँ ला रहा हूँ? बिंदु P पे ला रहा हूँ। तो अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य होगा वो मैं निकालना होगा। तो वो अपन इसके द्वारा निकाल सकते हैं। बताओ किसी को कोई डाउट? निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? ये वाला आ जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू ds वेक्टर। क्या आ जाएगा? dx वेक्टर। ठीक है, और यदि मैं इसके लिमिट की बात करूँ तो कहाँ से ला रहे हैं अपन? अनंत से। तो मान लिया कि अनंत से मैं ला रहा हूँ कौन सी दूरी तक? r दूरी तक। क्या ला रहा हूँ? जो परीक्षण आवेश था वो क्या था? विभव किसे कहते हैं? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से ला रहा हूँ, अनंत से ला रहा हूँ तो ये क्यू नॉट के लिए मैंने क्या लगा दिया? स्टार्टिंग की लिमिट अनंत लगा दी। किस बिंदु तक ला रहा हूँ? यानी आर दूरी तक ला रहा हूँ तो मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पे आर लगा दिया। क्लियर। यहाँ से किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो देखो अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको? एक ई का मान पता है, ई का मान आप यहाँ से रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको समीकरण नंबर दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2। तो मैं क्या करता हूँ? एक का मान, ई का मान समीकरण 2 में रखता हूँ। क्या करता हूँ? ई का मान समीकरण 2 में रखता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? देखो ई का मान, ई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखो इसका सबसे पहले जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो थोड़ा सा समाकलन को समझना। यदि आपने समाकलन वैसे तो पढ़े होंगे, कक्षा 11 में आपको सिखाया गया होगा, नॉर्मल समाकलन आपको आना चाहिए। तो देखो जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनको मैथमेटिक्स के टर्म से नहीं डरना है बिल्कुल भी। जैसा मैं बता रहा हूँ एक एक टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसे समाकलन होगा वो भी बताऊंगा। तो आपको अच्छे से यदि समझोगे तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। देखो ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ई का मान था मैंने कहाँ पे रखा? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या कहता है? समीकरण 2 ये कहता है कि v इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? ये लिमिट आ गई इन्फाइनाइट से, क्या आ गया? r आ गया। ई का मान क्या है? तो ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? q अपॉन में क्या है? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है आपका? एक्स कैप और यहाँ पे क्या है आपका? dx वेक्टर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे x और dx की दिशा क्या है? ये इनके बीच में क्या है? डॉट है। और इनकी दिशा क्या है? x और dx क्या है? समान है। तो इसको यदि मैं ऐसे लिखूंगा, यदि x व यहाँ लिख सकता हूँ x व dx की दिशा क्या है? समान है।
दिशा क्या है आपके पास, समान है। ठीक है, जब दिशा समान होती है इसका मतलब cos थीटा डॉट प्रोडक्ट है, cos थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स कैप डी एक्स cos थीटा, और इसका जो मापांक आता है वो क्या आता है, या फिर आप इसको टर्म बना के लिख लो, एक्स कैप और डी एक्स वेक्टर है वो क्या आता है आपका एक्स कैप का मापांक, और इकाई सदिश का मापांक क्या होता है 1, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स कॉस एक दिशा में यानी 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री आप कितना होता है जानते हो 1, तो ये क्या हो जाएगा x का तो 1 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा आपका dx बचेगा। इसका रिजल्ट क्या बचेगा आपके पास, केवल dx, क्योंकि एक दिशा में होने के कारण 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1, और ये एकांक सदिश है यानी ये क्या है अपना एक इकाई सदिश है, यानी इकाई सदिश का मतलब जो अपन को दिशा बताता है। तो ये आपका क्या है, जो दिशा बताने वाला वेक्टर है या कोई भी वेक्टर होता है उसका जो मापांक होता है वो क्या होता है 1 होता है, तो वो क्या हो जाएगा एक्स कैप का मान 1, आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका dx। अब देखो इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ उसको समझना। यहाँ पे क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। क्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी बार आ जाएगा। क्या बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ इसका रिजल्ट क्या है आपके पास, केवल और केवल dx। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से क्या आ जाएगा आपके पास r आ जाएगा, इन्फानाइट से r आ जाएगा। पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लूँ मैं, तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये क्या आएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, ये बार ले लिया q, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है इन्फानाइट से r, और नीचे क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, तो 1/x², और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dx। अब देखो आपके पास अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे समाकलन वाली टर्म आ गई आपकी। अब इस समाकलन को आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो देखो समाकलन को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं वो आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे छुकी करके लिखता हूँ, देखो इसको सॉल्व करना सीखना। 1/x², और यहाँ पे आपका क्या है dx, और ये आपका क्या है समाकलन है। ठीक है, ये मैं समाकलन अलग से करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो हो सकता है बायोलॉजी के स्टूडेंट हो सकता है मैथमेटिक्स के हो, तो जो मैथमेटिक्स के उनके लिए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम छोटी नहीं है, और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा ऐसा लगे अलग से, तो बायोलॉजी वालों के लिए समझना इनका समाकलन कैसे होता है। देखो कोई भी x का समाकलन है किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, यानी अपने पास समाकलन किसका होगा, केवल और केवल किसका होगा, यहाँ पे x की टर्म में dx के रेस्पेक्ट में है, तो यानी जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसका क्या होगा, समाकलन होगा। तो यहाँ पे x² का क्या होगा, समाकलन होगा। अब ये समाकलन कैसे होगा, देखो x को मैं यदि ऊपर ले जाता हूँ तो ये क्या बनेगा x⁻⁻2 dx, क्या बनेगा x⁻⁻2 dx। और यदि आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है कि x⁻n dx का यदि आप समाकलन निकालते हो तो क्या होता है, इसकी पावर में 1 ऐड होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x⁻n+1 अपॉन में क्या आएगा n+1। बताओ ये आता है या नहीं आता, कक्षा 11th में पढ़ा है। यदि आप अवकलन करते हो तो क्या आता है, n आगे आ जाता है और पावर में से एक कम हो जाता है, यानी n x⁻n-1 हो जाता है। यहाँ पे क्या है, समाकलन है, तो समाकलन करने के लिए क्या करना है, x⁻n+1, और जो ऊपर आएगा वो क्या आएगा, नीचे भी आएगा। ठीक है, तो देखो अब इसका समाकलन करना है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान है, तो यहाँ पे इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा देखो x⁻n+1, तो देखो -2+1, और -2+1 कितना आता है बताओ मुझे, -2 और +1, तो -2+1 कितना आएगा, -1 आएगा, जो बड़ी संख्या है उसका निशान आएगा, तो ये क्या आएगा, यहाँ भी -2+1 आएगा। क्लियर, ये इसका क्या हो गया, समाकलन हो गया। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा, x⁻1 अपॉन में क्या आ जाएगा, -1। क्लियर, इस माइनस को तो मैं ऊपर ला लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1, और इसको मैं x⁻1 है तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो इसका समाकलन क्या आएगा, -1 अपॉन में x आएगा। क्लियर, तो जो भी बायोलॉजी स्टूडेंट है उसको देखना समाकलन कैसे करते हैं। कोई भी इंटीग्रल कर दिया 1/x² dx हो, तो इसमें क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा x⁻2 dx। ठीक है, जब इसका समाकलन करोगे तो समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n होता है, तो x⁻n+1 अपॉन में n+1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास n+1 कर दिया, और n+1, तो ये क्या आ जाएगा -2+1 -1, ये -2+1 क्या देगा, -1। इस माइनस को मैं ऊपर लाऊंगा, नीचे 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा -1। देखो इसको मैंने उल्टा नहीं किया, उल्टा करो तो भी सही है क्योंकि ये पावर क्या है, -1 है, तो मैंने उल्टा नहीं किया, इस माइनस को बाहर ले लिया, तो इस माइनस को बाहर ले लिया। और जब आपके पास 1/2 की पावर यदि -1 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 की पावर 1, या फिर आपके पास 3 की पावर -2 है तो आप इसको ऐसे लिखते ही हो 3 की पावर 2। बताओ लिखते हो, तो ऐसे ही किया, x की पावर -1 है तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 1/x की पावर 1 की फॉर्म में रख दिया। ठीक है, या कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्लियर, तो आपको समाकलन समझ में आ गया, समाकलन कैसे करना है। तो इस समाकलन को कहीं आपको नोट करना हो तो इसको कर लीजिए कहीं साइड में, इसका मैं समाकलन करके यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है,
तो आपको यदि ये कहीं साइड में नोट करना है समझने के लिए तो आप कर लेना, कहीं भी साइड में करना, इसके डेरिवेशन के बीच में मत करना। तो देखो अब अपन करते हैं इसका समाकलन। तो देखो इसके समाकलन में क्या लगानी है अपन को, लिमिट भी लगानी है। और लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट, ठीक है। 11th क्लास में आपने समाकलन सीखे होंगे मुझे लगता है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, v इज इक्वल टू, ये अपने पास क्या हो जाएगा, q अपॉन 4πε0 हो जाएगा। यहाँ पे ये इन्फाइनाइट से क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और यहाँ पे इसका समाकलन होगा तो क्या होगा, x की पावर -2 dx हो जाएगा। क्लियर। अब क्या होगा, v इज इक्वल टू q अपॉन में 4πε0 इन्फाइनाइट से क्या, अब डायरेक्ट समाकलन कर दो इसका, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 और -2 + 1। लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है वो आती है इस बॉक्स के बाहर इन्फाइनाइट से r, ठीक है। समाकलन हो गया तो ये dx हट जाएगा क्योंकि समाकलन हो चुका है इसका। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, q अपॉन में 4πε0, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, x की पावर -1, x की पावर -1 अपॉन में -1, ठीक है। यहाँ पे लिमिट क्या लगाओगे, इन्फाइनाइट से r। क्लियर। और इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो देखो और आगे सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू q अपॉन में 4πε0, क्या आ जाएगा, q अपॉन में 4πε0। फिर ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में x, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में x। लिमिट क्या आएगी, इन्फाइनाइट से क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन्फाइनाइट से r। अब देखो मैं यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ तो इस माइनस को बाहर ले लो, क्या देखो, एक तो ये वाला माइनस और यहाँ पे देखो एक फॉर्मूले का भी माइनस चल रहा था, ये वाला माइनस, तो ये वाला माइनस अपना रह गया यहाँ पे। तो ये वाला माइनस भी क्या आएगा, सबके साथ में आएगा, क्या आएगा, क्योंकि ये वाला माइनस जो बाहर चल रहा था वो बाहर है ही, और अपना जो समाकलन का माइनस आया वो क्या आया, ये वाला, तो ये वाला भी माइनस था। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू q अपॉन में 4πε0, ये क्या है आपका, माइनस का है, क्या है, माइनस का। यहाँ पे यदि मैं लिमिट लगाता हूँ तो देखो अपर लिमिट लगा ली मैंने, तो अपर लिमिट के लिए क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन x का क्या आ जाएगा, 1 x की जगह r आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, देखो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट आता है, क्या आता है, अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट। ये यदि माइनस पहले से है तो अपर लिमिट का आ गया ये वाला। अब जो बीच का फॉर्मूले में माइनस आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस आ गया। और यहाँ पे वापस क्या आएगा, -1 अपॉन इन्फाइनाइट, तो ये वाली लास्ट वाली टर्म तो हट जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा, v इज इक्वल टू -q अपॉन में 4πε0, और ये क्या बचेगा आपका, माइनस का 1 अपॉन r। जब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 4πε0 q बाय क्या आ जाएगा, r, क्या आ जाएगा, q बाय r। और आप जानते हो कि जो विभव होता है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। क्या इसकी दिशा आएगी, क्या नहीं आएगी, नहीं, सॉरी, विभव होता है वो क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो अदिश के लिए क्या आती है, दिशा नहीं आती, तो ये क्या आपका क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। तो आपको यदि आपको ध्यान होगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना था, KQ बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे V कितना आया, यहाँ पे V आया है आपका कितना, V इज इक्वल टू KQ बाय आर आया है, कितना आया है। देखो बिंदु आवेश के कारण यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, KQ बाय आर स्क्वायर आएगा। यदि आपके पास बिंदु आवेश के कारण विभव पूछता है तो क्या आएगा, KQ बाय आर आएगा। वहां पे क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आ रहा है आर स्क्वायर, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आती है KQ बाय आर स्क्वायर, और विभव आता है आपके पास KQ बाय आर। ये डिफरेंस रहता है दोनों में, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, आर है। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, बिंदु आवेश के कारण विभव हो गया। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपन इसका एक ग्राफ भी बनाते हैं। देखो समझने जैसा कुछ है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। क्या माना था, बिंदु आवेश माना था, उससे P बिंदु पर मैंने क्या निकालना था, R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें क्या निकालना था, विभव निकालना था। इस विभव के लिए मैंने क्या माना, एक परीक्षण आवेश माना बिंदु A पर जो x दूरी पर स्थित है O से। तो इसके लिए क्या किया मैंने, इस बिंदु आवेश के कारण सबसे पहले मैंने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो वो कितनी आई आपके पास, a KQ बाय आर स्क्वायर है, कितना आया, E KQ बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे r की जगह क्या, इस परीक्षण आवेश की दूरी कितनी है, x है, तो यहाँ पे क्या लिख लिया, x स्क्वायर, दिशा क्या लिख ली, x कैप। ठीक है। विभव की परिभाषा क्या कहती है कि v इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट का dr वेक्टर या dx वेक्टर, यदि x दिशा में तो क्या है, dx वेक्टर हो गया। e का मान आप जानते हो, e का मान मैंने यहाँ पे रख लिया, और x कैप था, x कैप ऐसे का ऐसे, डॉट dx था तो dx, इसका मान क्या आएगा, ओनली dx आएगा। क्यों, x और dx की दिशा क्या है, समान है। देखो x की दिशा भी क्या है आपकी, x की दिशा भी क्या है, यही है आपकी, x कैप की दिशा है वो भी यही है। dx की दिशा लोगे यानी इसमें एक छोटा सा कोई अल्पांश लोगे तो वो भी क्या होगा, यही होगा, यानी x के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो x और dx की दिशा क्या है, यहाँ पे समान है, तो x और dx क्या आएगा, dx cos 0 डिग्री, x कैप होता है उसका मापांक, इसकी वैल्यू होती है 1, तो cos 0 1, और क्या बचेगा, केवल और केवल dx। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिट से r 1/x स्क्वायर dx। क्या किया यहाँ पे, समाकलन किया, तो इसको मैं ऊपर ले आया, तो -2 -2 + 1,
तो ये जो पावर आती है वही नीचे आती है। तो ये क्या आ गया -q/4πε0, और यहाँ पे क्या आ गया -q/4πε0। ये क्या हो गया x की पावर -1 और इनफाइनाइट से r। तो ये वाला सॉल्व करने पर अपने पास आया v = kq/r। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 बार मैंने समझा चुका आपको। इसका मात्रक लिखना हो तो क्या आएगा, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। सभी जानते हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका मात्रक क्या आएगा, वोल्ट। लिख दिया, चले आगे। अब देखो अपना जो रिजल्ट आया वो क्या आया, बिंदु आवेश के कारण आपको विभव याद रखना है, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट है जो आगे जाके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उनको जो जैसे लास्ट का रिजल्ट आ रहा है, ये आपका रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो क्या होता है, kq/r होता है। तो ये आपको याद रखना, इस बेस पे अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो इस बेस पे अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो v = क्या है 1/4π/q/r, और इसका क्या है kq/r। तो इस बेस पे फॉर्मूले ये सब आते हैं, वो याद रखने हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो kq/r² होती है, विभव होता है वो क्या होता है, kq/r होता है। क्लियर, तो इसको हटाएं। हटाने के बाद अपन करते हैं इसका एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने ग्राफ बनाया था E और R के बीच, तो वैसे इसमें भी अपन एक ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ क्या आएगा उसकी बात करते हैं। तो देखो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, E इसमें लिख लेता हूँ बिंदु P, बिंदु आवेश Q के लिए R दूरी में परिवर्तन, क्या लिखता हूँ, बिंदु आवेश Q के लिए दूरी R में परिवर्तन, दूरी R में परिवर्तन। तो देखो इसका ग्राफ क्या आएगा आपके पास, तो दूरी में परिवर्तन देखना अपन को, तो अपन बनाते क्या ग्राफ। तो ये हो जाएगा एक साइड, तो क्या हो जाएगा अपना R हो जाएगा, एक साइड क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक साइड R हो जाएगा और दूसरी साइड क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा। अब आप जानते हो कि जो V आया है वो किसके प्रोपोर्शनल है, V है, देखो K क्या है आपका कांस्टेंट है, Q क्या है कोई आवेश का मान है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा V समानुपाती 1/r, क्या डिपेंड करेगा, V समानुपाती 1/r। या फिर आप कह सकते हो कि बिंदु आवेश से जहां पर हमें विभव निकालना है उसकी दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो जब r बढ़ेगा, जब r बढ़ेगा, जैसे जैसे r बढ़ेगा तो v का मान घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब वही होता है कि जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा v का मान घटेगा, v का मान घटेगा तो r का मान बढ़ेगा। यानी इसका जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा, किस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा। तो ये क्या कहलाता है आपका V प्रोपोर्शनल 1/r। ठीक है, यदि आप r² होता तो r² का ग्राफ कुछ इस टाइप से आता। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाया था E और R के बीच में, तो इस टाइप का ग्राफ आया था। V प्रोपोर्शनल r कैसा आता है, कुछ इस टाइप का आता है। क्लियर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, यानी इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः स्पष्ट है कि बिंदु आवेश के कारण विभव दूरी के वर्ग के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के नहीं। क्या होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर, तो ये आपका हो गया कंप्लीट रूप से क्या,
जो ये बिंदु आवेश के कारण विभव था, यहाँ पे ये क्या हो जाता है आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे अपनी जो थर्ड क्लास है वो अपना टॉपिक था बिंदु आवेश के कारण विभव। तो आपको ध्यान रखना है जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आने वाली है, जिस बेस पे अपने न्यूमेरिकल करने हैं, तो वो आपको कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि कैसे कैसे अपन इसको कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। कर दिया। तो अब अपन करते हैं इस बेस का एक न्यूमेरिकल करते हैं जो आपके बुक में दे रखा है 2.1 करके, एनसीईआरटी की बुक है उसमें 2.1 करके दे रखा है। तो उस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो यदि आपके पास बुक है तो उस न्यूमेरिकल को पढ़िए, मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ पहले एक बार, फिर उस न्यूमेरिकल को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या है, 2.1 की बात करते हैं। 2.1 ठीक है। 2.1 क्या कहता है, मैं आपके सामने बुक से पढ़ लेता हूँ। 2.1 कहता है, तो यदि बुक है तो आप पढ़ना उसको, कि आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण, उसने एक आवेश का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। यानी विभव का मान निकालना है किसी बिंदु पर। क्या कह रहा है कि आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले इसने क्या दे रखा है, Q का मान दे रखा है। तो देखो Q कितना दे रखा है, Q आपको दे रखा है कितना, 4 × 10⁻⁷ कूलाम। क्या दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है, 4 × 10⁻⁷ कूलाम क्या दे रखा है, Q दे रखा है। दूरी दे रखी है यानी R दे रखा है इसने 9 सेंटीमीटर। इसको यदि मैं मीटर में बदलता हूँ तो क्या आ जाएगा, 0.09 मीटर। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, मीटर में। उसके बाद कह रहा है कि अपन को निकालना क्या है, विभव निकालना है। विभव निकालना है यानी ये अपन को ज्ञात करना है। तो आप फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो फॉर्मूला, कि बिंदु आवेश है। देखो इसने एक आवेश का मान दे रखा है, इसका मतलब ये क्या, बिंदु आवेश ही है। तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो भी अपन ने निकाला, क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो सॉल्यूशन क्या होगा, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो क्या होगा, ये विभव V होगा आपके पास, V = KQ बाई कितना होता है आपके पास, R होता है। क्लियर? तो देखो K का मान कितना है आपके पास, K का यदि मान आपको लिखना है तो K का मान आपको पता होगा 9 × 10⁻9 होता है। तो 9 × 10⁻9 कितना, K का मान, Q का मान कितना, 4 × 10⁻⁷। तो 4 × 10⁻⁷ अपॉन में R है, तो ये कितना है, 0.09। 0.09 सॉल्व करने का तरीका देखना, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा, कितने पॉइंट जीरो आएंगे आपके पास, 2 जीरो आएंगे। तो 9 × 4 के हो गए, देखो 9 से 9 ये पॉइंट हट गया, तो ये 9 से 9 से तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 4। तो ये क्या बचेगा, V = 4 आ जाएगा। 10 की पावर कितना, 9 - 7, तो 9 - 7 प्लस का क्या हो जाएगा, 2, यानी 9 और 2 कितना, 11। 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 4। तो V = 4 × 10 की पावर कितना आ जाएगा, देखो 9 और 2 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, क्या आ जाएगा, वोल्ट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो अपना क्या निकला, एक विभव का मान निकला जो एक क्वेश्चन में दे रखा था, ये निकालना था आपको। फिर क्वेश्चन बी क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं, उसको भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि क्वेश्चन बी क्या दे रखा है। बी क्वेश्चन दे रखा है, देखो बी क्वेश्चन दे रखा है कि जब आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया उस पर निर्भर करेगा। तो बी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलाम को, इसने देखो पूरा क्वेश्चन ही अलग दे रखा है, एक आवेश का मान दे रखा है जो कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁹ कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, कार्य ज्ञात कीजिए। यानी मान लो कि ये क्या कह रहा है कि एक आवेश है, आवेश का मान दे रखा है इसने, या वो आवेश मान लिया कि एक तरह से परीक्षण आवेश का मान दे रखा है
Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की घात माइनस कितना दे रखा है, 2 इंटू 10 की घात माइनस का 9 कूलम, ये दे रखा है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि इस आवेश को मैं कहाँ पे लाता हूँ, इस आवेश को मैं ला रहा हूँ कहाँ पे ला रहा हूँ, इस आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। अब देखो कार्य कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको जब विभव पढ़ाया था, जो फर्स्ट या सेकंड क्लास ली थी, उसमें मैंने एक कार्य निकालने के लिए बताया था कि क्या आता है, W इज इक्वल टू क्यू वी आता है। अपन ने निकाला था कि कार्य निकालना है कि अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया यदि कार्य निकालना है, किया गया कार्य, तो ये कार्य क्या होगा बताओ। W इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, QV। W इज इक्वल टू क्या होता है, QV। ठीक है, Q का मान दे रखा है, V अपन ने क्या यहाँ पे निकाल चुके, तो ये क्या आएगा, W आ जाएगा अपना। तो W क्या है, Q, तो 2 इंटू 10 की घात माइनस 9 कूलम, ये हो जाएगा। और V क्या होगा, V का मान आया अपने पास 4 इंटू 10 की घात 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की घात 4 वोल्ट। ठीक है, और ये आप जानते हो क्या देगा, तो W देगा, देखो 4 दूने 8 इंटू 10 की पावर माइनस 9 में प्लस 4 होगा, तो ये क्या होगा, माइनस 9 और प्लस 4, और कार्य को किस में लिखते हैं अपन, जूल में, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, ये 8 इंटू 10 की पावर कितना, 9 में से 4 जाएगा तो कितना, माइनस का 5 जूल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले न्यूमेरिकल था जो अपन ने अभी डेरिवेशन किया, उसी से रिलेटेड था। फिर वो क्या कह रहा है, उसके नीचे एक लाइन और दी है कि क्या जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पर निर्भर करता है, तो जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया जाता है उस पर निर्भर करता है। तो ये मैं आपको कुछ विभव के महत्वपूर्ण बिंदु लिखाऊंगा 3rd या 4th क्लास में, उसमें आपको पता लगेगा कि कोई भी अनंत से कोई भी बिंदु आवेश को लाया जाता है वो कभी भी उसके पथ पर निर्भर नहीं करता। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाया जाता है तो जरूरी नहीं कि वो वापस जाएगा तो भी उसी पथ से जाए। ठीक है, तो उसका जो कार्य का मान होता है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, यानी वो कार्य पर पथ पर निर्भर नहीं करता। W केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, एक तो आवेश के मान पर, और एक केवल और केवल किसके, V पर। अब वो चाहे पथ कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, सीधा हो, उससे अपन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर, तो ये आप क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 जूल। क्लियर, तो आपके पास आज अपन ने क्या पढ़ा, बिंदु आवेश के कारण विभव निकाला, किस तरीके से विभव को निकाला जाता है, उसके बाद इसका जो न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन था वो अपन ने देखा। ठीक है, तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आगे से आगे अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिए वीडियो को। जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई नए स्टूडेंट जुड़ते हैं तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल अपना VCS फिजिक्स क्लासेज के नाम से है, वीडियो के नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगी, वीडियो के विवरण में देखना, तो वहाँ पे आपकी क्या मिलेगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी हुई है, तो उस लिंक में आप, उस लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। क्लियर, तो ये सब काम आपको करना है, मेरा काम है आपको वीडियो बना के देना, आपको पढ़ाना, तो वो मैंने काम कर दिया। शेयर करना, लाइक करना, आगे से आगे लोगों तक पहुंचाना, आपके क्लासमेट तक पहुंचाना, वो काम आपका है, तो आप ही उसको पूरा करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन इससे नेक्स्ट आगे वाली क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।